वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड, बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट करा जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को, कुछ टॉपिक्स को हम प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुके हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आज का हमारा बिहेवियरल डिसऑर्डर है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर में आने वाले जितने भी कंडीशन है उनको मेनली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में? स्लीप डिसऑर्डर के बारे में, स्लीप मेयर्स क्या होता है, स्लीप टेरर्स क्या होते हैं, इंसोम्निया क्या होता है, हाइपरसोम्निया क्या होता है, इसी के साथ में स्लीप वॉकिंग एंड स्लीप टॉकिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला आज का हमारा टॉपिक है नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स क्या होता है? जब भी बच्चे सो रहे होते हैं और स्लीपिंग के इनिशियल स्टेज पे होते हैं, मीन्स सोने के बाद में 3 to 4 आवर्स में ही बच्चा क्या करता है, जब भी वो सो रहा होता है उस टाइम पे कोई बैड ड्रीम उन्हें रात में देखने को मिलता है। मीन्स एक बुरा सपना देखने के बाद में बच्चे क्या होते हैं, एकदम से डर के उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। इसमें फियर, एंजाइटी लेवल बच्चे का बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और बच्चा क्या करता है, सोने के बाद में वो उठ जाता है। जो भी इवेंट होता है, जो भी ड्रीम उन्होंने देखा होता है, वो उन्हें याद भी रहता है कि उन्होंने क्या देखा था। तो ये क्या है? नाइटमेयर्स आर द विविडली रियलिस्टिक। ये क्या होते हैं? ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो क्लियर होते हैं और एकदम रियलिस्टिक फॉर्म में होंगे, डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्बिंग ड्रीम्स दैट अकर ड्यूरिंग द रैपिड आई मूवमेंट, जिसको REMB कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। मीन्स पेशेंट क्या होते हैं, सोते हुए जो भी उन्होंने डिस्टर्बिंग ड्रीम को देखा होता है, जिस वजह से उनकी नींद खुल जाती है, तब उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ऑफन कॉजिंग द स्लीपर टू वेक अप फीलिंग फ्रेटेड एंड द एंशियस। जब भी बच्चे सोते हुए पे उठ जाते हैं तब वो डरे हुए से दिखेंगे और एंशियस दिखेंगे और जो भी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंजाइटी लगेगी। बहुत टाइम पीरियड के बाद में जो भी डिस्टर्बिंग ड्रीम है उसको देखने के बाद में उन्हें नींद भी नहीं आती है बाद में। तो बेसिकली है क्या, नाइट में सोते हुए टाइम पे जब भी बच्चे इनिशियल स्टेज में सो रहे होते हैं तो वो कोई बुरा सपना देख लेते हैं, जिसके बाद में वो एकदम से वेक हो जाएंगे। जो सपना उन्होंने देखा हुआ होता है वो भी उन्हें याद रहता है, डरे हुए से रहेंगे और एंशियस रहेंगे। मेनली ऐसा होता क्यों है? अभी छोटे बच्चे हैं तो कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है जो उनके साथ में प्रीवियसली घटा हुआ हो, जिसके कारण क्या होता है कि वो चीजें उन्हें रात में ड्रीम्स में दिखती हैं। या तो फिर हो सकता है कोई भी उन्होंने मूवी देखी हो या फिर कोई कॉमिक्स पढ़ी हो या फिर किसी के साथ में कोई ऐसी हॉरर चीजों के बारे में उन्होंने कम्युनिकेट करा हो, जिसके बारे में कॉन्शियसली वो माइंड में सेव हो जाता है और रात में फिर उन्हें ड्रीम्स के थ्रू वो चीजें जो है वो परेशान करती हैं या फिर उससे वो डर जाते हैं। तो कॉजेज इसके क्या होंगे? अननोन है। मेनली क्या है, नाइटमेयर्स क्यों हो रहा है नहीं पता। जो अदर रीजन हो सकते हैं, प्रोसेस थॉट एंड द फीलिंग अबाउट द सिचुएशन। कोई भी प्रोसेस उनका थॉट सिचुएशन हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में कोई भी चीज उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपना बना लिया जिस वजह से वो डर जाए, या फिर कोई होता नहीं, कोई ऐसा जगह है, स्पेस है जिसके बारे में कुछ कुछ मिथ बने हुए होते हैं कि यहाँ पे नहीं, ऐसे भूत रहता है, ये खतरनाक है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो सारी बातें बच्चे को क्या करते हैं, डरा देते हैं और रात में जब भी वो सोते हैं तो उन्हें इस तरीके के फिर ड्रीम्स भी आते हैं। Event or the situation that might feel unsatisfied, for example, new school or the birth of the sibling, child reaction to the trauma। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से नाइटमेयर्स ट्रिगर हो। क्या हो सकता है कि बच्चे में कोई भी न्यू सिबलिंग्स आ गया है जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, या फिर बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ है, या फिर एकदम से स्कूल चेंज हो गया है। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर क्या करती हैं, उनकी मेंटल जो भी फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिस वजह से अनकॉन्शियस वे में जब भी वो सोते हैं तो कुछ कुछ बुरे बुरे से सपने उनको आते हैं, जिस वजह से वो डर जाते हैं, एकदम से वेकअप भी हो जाते हैं, उठ जाते हैं उन सपनों के बाद में। अदर कॉजेस क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस या फिर एंजाइटी हो सकती है। अनसॉल्व्ड इश्यूज और द स्ट्रेस कैन मैनिफेस्ट इन द नाइटमेयर। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, स्कूल में टीचर ने डांटा या फिर मतलब कि किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया है किसी के साथ में, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस को कॉज कर रहे हैं उनके बॉडी में, अगर वो सॉल्व नहीं हुआ है तो ये भी चीजें नाइट टाइम में मतलब कि ड्रीम्स के थ्रू उन्हें परेशान करती हैं। ट्रॉमा हो
सकता है पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कैन लीड टू द रिकरिंग ऑफ द नाइटमेयर। पहले के टाइम पे कोई भी इवेंट ऐसा घटा हो, कोई भी सिचुएशन ऐसी हुई हो जिस वजह से बच्चा परेशान है और उसमें क्या उनके अंदर मतलब कि पूरे बुरे सपने उन्हें आ रहे हैं। स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, एपनिया हो सकता है, सोते हुए टाइम पे उनकी ब्रेथ मतलब कि अच्छे से वो ब्रेथ ना ले पाते हो, इंसोम्निया हो सकता है, और भी अदर प्रॉब्लम है जो ट्रिगर करते हैं स्लीप डिसऑर्डर की वजह से। मेडिकेशन हो सकती है, सर्टेन मेडिकेशन होती है जो बच्चे के अंदर नाइट में उसको कॉज करती हैं, ट्रिगर करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विद द गुड इमेजिनेशन रीडिंग स्कैरी बुक और द वॉचिंग स्कैरी मूवीज एट टीवी शो। कोई भी टीवी शो देख सकते हैं, नहीं पहले आते थे आहट, ये बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल हैं जो कि बने हुए हैं और बच्चा रात के टाइम में इनको देखता है तो क्या करते हैं, ये कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इनकी जो वाइब्स होती हैं ये मेंटली चीज़ों को बहुत कैचअप कर लेते हैं। जैसे नहीं हम कहीं जा रहे हैं तो हमें फील होगा अरे हमारे पीछे से कोई आ रहा है, तो बड़े लोग की डर जाते हैं, तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर वो ऐसे स्कैरी मूवीज को, हॉरर मूवीज को वॉच करेंगे, मैगजीन्स को पढ़ेंगे, इमेजिनेशन वे में कुछ चीज़ें देखेंगे, तो उनकी मेंटल स्टेट पे ये इफेक्ट डालता है और बच्चे क्या करते हैं, फिर डर जाते हैं। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, अच्छा साइनो सिम्टम्स में क्या दिखेगा, कुछ इसमें ऐसा वो नहीं है। साइनो सिम्टम्स में बेबी फियर में होंगे, अच्छे से नाइट में उनकी स्लीप नहीं पूरी हो पाएगी, डिस्टर्ब रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाएगी, फियर्ड रहेंगे, कहीं अकेला नहीं जाना मांगेंगे, हमेशा कहीं भी जा रहे होंगे तो कहेंगे किसी को उनके साथ में रहने के लिए। तो ये सारे साइन और सिम्टम बेबी की बॉडी में अकर होंगे जिनमें भी नाइटमेयर का कंडीशन है। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द नाइटमेयर हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन, एंगेज इन द कामिंग एक्टिविटी बिफोर द स्लीप। जब भी बच्चे सोने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें हॉरर मूवी देखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। मेनली अगर मैं कहूँ तो उन्हें हॉरर मूवी देखने के लिए देना ही नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं तो उन्हें डांटना है कि ये चीजें नहीं देखनी। अगर वो देखेंगे तो उनकी मेंटल स्टेट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और जैसे ही बच्चा सोने जा रहा है तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को कोई स्टोरी सुना के, कोई अच्छी कॉमिक बुक पढ़ के उन्हें सुलाएं, बेड टाइम में बच्चे के पास रहें। जो भी उनकी स्ट्रेस की कंडीशन है, जो उन्हें प्रॉब्लम दे रही है, उनकी प्रॉब्लम को सुने, उसको सॉल्व करें, रिएश्योर्ड करें, उन्हें लव अफेक्शन एंड टेंडर दें। और सोने के टाइम पे मदर बेबी के पास ही में बैठे रहें जब तक बच्चा सो नहीं जाता है। रात के भी टाइम में मदर को पास में रहना चाहिए। और जब भी ऐसे मतलब कि ड्रीम उन्हें दिखते हैं जो उनकी नींद को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उठने के बाद में जब भी वो एंशियस फील कर रहे हैं, फियर में हैं, तो मदर को रिएश्योर करना है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था और कुछ भी नहीं था, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मदर का। एज अ नर्स हमें क्या करना है, मदर को एजुकेट करें चीजों के बारे में। प्रैक्टिस स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक, रेगुलरली प्रैक्टिस द रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज द डीप ब्रीथिंग और द मेडिकेशन। इसके साथ में हम क्या करेंगे, बच्चे को मतलब कि स्पिरिचुअल चीजों में इंगेज करेंगे, प्रेयर के लिए इंकरेज करेंगे कि बेड टाइम से पहले, सोने से पहले आपको प्रेयर करना है। जब भी बच्चा स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंगेज होता है तो वो फियर से या फिर जैसे कि जो भी डीमंस होते हैं या फिर भूत वगैरह हैं, तो इन सारी चीजों से बच्चा क्या करता है, फ्री हो जाता है। उसको पता होता है कि अगर मैंने कोई मतलब प्रेयर करा है तो गॉड मेरे साथ में, ऐसा कुछ भी करके हैपन मेरे साथ में नहीं होगा, बुरी चीजें मेरे साथ में नहीं घटेगी। तो क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है रिलैक्सेशन टेक्निक का, मेडिटेशन की तरह बच्चे को इंगेज करना है प्रेयर में। उसको मतलब कि बताने, उन्हें टीच करना है कि उन्हें सोने से पहले क्या करनी है, प्रेयर करनी है। एड्रेस करेंगे अंडरलाइन इशू, सीक द प्रोफेशनल हेल्प फॉर द अंडरलाइन ट्रॉमा स्ट्रेस। अगर कोई भी पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है जिसको बच्चा भुला नहीं पा रहा है, मेंटल स्टेट में बहुत ज्यादा फर्क डाला है उसका, तो हमें प्रोफेशनल्स की गाइडलाइन लेनी है, काउंसलर के पास में जाना है जिसकी वजह से जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। नेक्स्ट है इम्प्रूव द स्लीप हैबिट, बच्चे की स्लीप हैबिट को इम्प्रूव करना है पूरा प्रॉपर। ऐसा नहीं कि कभी कभार होता है ना, बच्चा दिन में सोता रहता है फिर रात में नहीं सोते तो इंसोम्निया हो जाता है। तो दिन में भी ऐसे टाइम को मैनेज करना है कि बच्चा थोड़े टाइम सोए और रात में भी उन्हें जल्दी सुलाना है, सुबह जल्दी उठाना है। तो मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल एंड क्रिएट अ स्लीप कंड्यूसिव एनवायरमेंट। एकदम मतलब स्लीप फ्रेंडली उन्हें एनवायरमेंट देना। जब भी बच्चा सोया है तो लाइट ऑफ करना है, एक हल्का सा डिम लाइट का बल्ब ऑन करके रखना है कि एकदम से अंधेरा हो, डार्क हो तो बच्चा डर जाएगा। तो कुछ डिम लाइट उनके सराउंडिंग में जलती रहनी चाहिए। मदर को उनके पास में रहना है सोते हुए टाइम पे, और जिससे बच्चा सिक्योर फील करे, कंफर्ट फील करे और उनमें एंजाइटी लेवल ना बढ़े। और ये वाले जो चीजें उनके अंदर कॉज हो रहे हैं नाइटमेयर्स के, जल्दी आइडेंटिफाई करके इसका प्रॉम्प्ट डिसीजन को मेक करते हुए हमें
सॉल्व भी करना है। अगर ये लाइफ लॉन्ग रही तो बच्चे के अंदर लर्निंग प्रॉब्लम को मतलब कि क्रिएट कर सकती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम को लेके आ सकती हैं, बच्चा डिस्टर्ब रहेगा और कहीं पे भी अकेला नहीं जाएगा, बहुत डरे हुए रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, जब भी मदर आइडेंटिफाई करें कि बच्चे को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, फिर बच्चा एकदम से बेकअप हो जा रहे हैं किसी भी ड्रीम को देखने के बाद में और क्राई कर रहे हैं, परेशान है, एंशियस है, तो मदर को क्या करना है, प्रॉम्प्ट डिसीजन करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रिगर फैक्टर हैं जो बच्चे के अंदर स्लीप प्रॉब्लम को या फिर नाइट मेयर्स को कॉज कर रहे हैं। दूसरा इसी से मिलता जुलता कंडीशन है नाइट टेरर। नाइट टेरर में क्या होता है कि स्लीप डिसऑर्डर है, ये भी सोते हुए टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बट यहाँ पे बच्चा जो भी इवेंट हुआ है या फिर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके बारे में उन्हें ध्यान नहीं रहता। ये नॉन आई मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है ये नाइट टेरर, ऑल्सो नोन एज द स्लीप टेरर। इसको नाइट टेरर को क्या कहते हैं, स्लीप टेरर भी कहते हैं। ये एपिसोड होते हैं इंटेंस फियर बच्चा फील करेगा, पैनिक अटैक्स होंगे, एंजाइटी होगी, दैट अकर ड्यूरिंग द डीप स्लीप। जब बच्चा गहरी नींद में होगा, थर्ड एंड द फोर्थ स्लीप साइकिल में होगा, उस टाइम ड्यूरेशन पे ये अकर होते हैं, टिपिकली इन द अर्ली आवर ऑफ द नाइट। अनलाइक द नाइटमेयर, अनलाइक का मतलब होता है इन कंट्रास्ट ऑफ द नाइटमेयर, नाइट टेरर अकर ड्यूरिंग द नॉन रैपिड आई मूवमेंट। मतलब इसमें आई मूवमेंट जो होता है वो नहीं होता, बच्चा सपना देखने के बाद में यहाँ पे उठेगा नहीं, स्लीप में जब भी वो गहरी नींद में सो रहे होंगे, और जो भी उन्होंने देखा होगा उसके बारे में उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या चीज देखी है या फिर उन्हें रात में क्या सपने में आया था। तो दे डोंट हैव एन आइडिया कि क्या चीज हुई थी या फिर क्या चीज उन्होंने देखी थी। कभी उनको फियर, एंजाइटी, पैनिक अटैक हुआ, इसके बारे में उन्हें कॉन्शियसली कुछ भी वो अवेयर नहीं होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं इसके, साइन और सिम्टम्स जिसको कहते हैं, स्क्रीम करेंगे, थ्रैशिंग करेंगे, इंडिविजुअल में स्क्रीम, थ्रैश एंड एग्जिबिट एग्रेसिव बिहेवियर, एंगर भी शो कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी शो कर सकते हैं, इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा चिल्ला भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड क्या दिखेगा, जब भी हम डर जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बच्चों के अंदर भी क्या होगा, उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा रैपिड हो जाएगी, ब्लड प्रेशर, इसी के साथ में जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में होता है जब भी बच्चा फियर्ड होते हैं, फियर में होते हैं। डिसओरिएंटेशन दिखेगा, इंडिविजुअल में डिसओरिएंटेटेड एंड अनरिस्पॉन्सिव फॉर द कंफर्ट, मतलब जो भी उनका पर्सनालिटी है डिसओरिएंटेड हो जाएंगे, अपनी सराउंडिंग एरिया से बिल्कुल भी ओरिएंटेशन में नहीं रहते हैं। नो मेमोरी, जो भी उन्होंने देखा हुआ है, जो भी उनको सपने में आया है, जो भी उन्हें चीजें पैनिक अटैक को कॉज करा है, तो उन्हें याद नहीं रहता कि क्या हुआ था, वो एक्चुअल में भूल जाते हैं। बस उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जब भी वो डीप स्लीप में होंगे तब ये फीचर्स उनकी बॉडी में दिखते हैं कि वो पैनिक अटैक होगा, स्क्रीमिंग होगा, फियर में होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, अग्रेसिव बिहेवियर को भी शो करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द नाइट टेरर। नाइट टेरर को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि नाइट मेयर्स में करा था कि सोने से पहले बच्चे को हमें एजुकेट करना है, कोई भी हॉरर मूवी नहीं देखने देनी है, मदर को ख्याल रखना है, बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मदर को आइडेंटिफाई करना है, क्या ट्रिगर फैक्टर है, किस वजह से नाइट मेयर या फिर बुरे सपने बच्चा देख रहा है, तो उसको मदर को आइडेंटिफाई करके जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, नाइट टेरर में भी करेंगे। इंश्योर द सेफ्टी, मेक श्योर द एनवायरमेंट इज सेफ टू प्रिवेंट इंजरी। जो भी एनवायरमेंट है बेबी के सराउंडिंग में वो एकदम से सेफ होना चाहिए, कोई भी ऐसी इंजरीज सब्सटेंस नहीं होने चाहिए जैसे बच्चे को चोट लगे, क्योंकि बच्चा उठने के बाद में उसे याद नहीं रहेगा कि उनके साथ में क्या हुआ था। और जब भी बच्चे को सुला रहे हैं तो नाइट टाइम में मदर उनके पास में ही होनी चाहिए। Establish a regular sleep schedule, स्लीप शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो स्लीप डिसऑर्डर बेसिकली अराइज होता ही है। जो भी स्ट्रेस या फिर एंजाइटी के बातें हैं उन्हें रिड्यूस करना है, एक्सरसाइज में बच्चे को एंगेज रखेंगे, फ्रस्ट्रेशन की जो भी चीजें हैं उनको ट्रिगर फैक्टर को रिड्यूस करना है, इंगेज करेंगे स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटी, बच्चे को रिलैक्सेशन टेक्निक में लेकर आएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, म्यूजिक को सुनाएंगे, गेमिंग कराएंगे, जिससे मेंटली वो क्या रहे, स्ट्रेस फील रहे, फ्री रहे, कोई भी जो भी उनके प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है जिस वजह से स्ट्रेस में फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं वो अकर नहीं होनी चाहिए। अवॉइड द ट्रिगर, जो भी चीजें हैं जो उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, उनके स्लीप डिसऑर्डर को लेकर आ रहे हैं, अगर मदर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उन ट्रिगर फैक्टर को हमें इग्नोर करना है, आइडेंटिफाई करेंगे, अवॉइड करेंगे पोटेंशियल ट्रिगर को, जैसे कि स्लीप डेप्रिविएशन और द सर्टेन मेडिकेशन भी हो सकते हैं जिस वजह से स्लीप डिसऑर्डर अकर होता है, तो उन चीजों को हमें हटाना है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी स्लीप वॉकिंग, जिसको हम कहते हैं सोमनम्बुलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जाम में पूछी जाती है।
ऐसा भी हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकते हैं स्लीप वॉकिंग को क्या कहते हैं, तो सोनैम्बुलिज्म बोलते हैं या फिर सोनैम्बुलिज्म को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन पूछी जा सकती है। 2 मार्क्स में मेनली इसको पूछा जाता है। जितने भी बिहेवियर डिसऑर्डर है इसमें सारी ही कंडीशन बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के कंपैरिजन में। तो ये क्या है बेसिकली स्लीप वॉकिंग, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं कि सोते हुए लोग क्या करते हैं, उठकर चलते हैं, चलने के बाद में कोई एक्टिविटी को, कोई भी एपिसोड को वो परफॉर्म करते हैं, देन आके वापस से सो जाते हैं। सो के उठने के बाद में अगर हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या करा है तो उन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता कि उन्होंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी है। तो इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना है मदर को कि अगर बच्चे के अंदर स्लीप वॉकिंग जैसे कंडीशन है, ये अच्छी बात नहीं होती कि बच्चा रात में सोते सोते उठ रहा है, कोई चीज कर रहा है फिर वापस आके सो जा रहा है। इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। पता नहीं बच्चा घर के बाहर ना चला जाए लॉक को खोल के, हर एक एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे होंगे, बट उन्हें लगेगा कि वो नींद में है, सो रहे हैं, सपने में ऐसा कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में वो ऐसा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो बहुत ही उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, फर्दर प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, मदर को बच्चे के आसपास रहना है, जो भी विंडोज है या फिर जो मेन डोर है उसे लॉक करके रखना है, लॉक की चाबी को अपने पास में रखना है, और जो भी मतलब कि हजार्डियस चीजें हैं, इंजरी की चीजें हैं, शार्प इक्विपमेंट है, उसको दूर रखना है कि बच्चा जब भी उठे तो उन्हें चोट ना लग जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। स्लीप वॉकिंग क्या है, ऑल्सो नोन एज द सोनैम्बुलिज्म, इज अ स्लीप डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व द वॉकिंग और द परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। पर्टिकुलर टाइप का कोई एक्शन बच्चा परफॉर्म करेगा और वापस से आके वो सो जाएगा। वाइल स्लीप अस्लीप, जब भी बच्चा गहरी नींद में होगा उस टाइम पे। ऐसा होता क्यों है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं उनमें भी अकर होता है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे जो होते हैं उनमें भी होता है। ये डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, हार्ट ब्रेक हो गया तो ऐसे कंडीशन अराइज हो जाते हैं। और स्लीप डेप्रिविएशन मीन्स लैक ऑफ द स्लीप डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न नहीं अच्छा है तो इस बच्चे से ये कंडीशन होगी। जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रही हो जिस वजह से बच्चे के अंदर ऐसे कंडीशन दिखते हैं। मीन फैमिली हिस्ट्री है तो ये भी रोल क्या प्ले करती है। हो सकता है बहुत ही ज्यादा चांसेस कि बच्चे के अंदर भी नाइट वॉकिंग या फिर स्लीप वॉकिंग जैसे कंडीशन हो। स्ट्रेस एंड एंजाइटी लीड करते थे कि मैंने बताया फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या फिर कोई ऐसा ट्रिगर फैक्टर है जो बच्चे के अंदर ये कॉज कर रहा है बातों को, तो हाई लेवल ऑफ द स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से भी ये कॉज होता है। स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्लीप एपनिया है, इंसोम्निया है, हाइपरसोम्निया है, तो ये कंडीशन भी कॉज करेंगे। कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं जिसकी वजह से स्लीप वॉकिंग जैसे कंडीशन को ये कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर ट्रिगर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं स्लीप वॉकिंग, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को बच्चा परफॉर्म करके वापस से आके वो सो जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर स्लीप वॉकिंग में परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सच एज द वॉकिंग, कुकिंग और इवन द ड्राइविंग। लोग क्या करते हैं, चलते भी हैं, कुकिंग भी कर लेंगे, इवन कुछ ड्राइव करके बाहर से आके फिर लेट जाएंगे, तो ये बहुत हार्मफुल कंडीशन है, इसमें बहुत ध्यान देना है। नो मेमोरी, दे डोंट नो व्हाट दे परफॉर्म, प्रीवियसली उन्होंने क्या परफॉर्म करा, क्या एक्टिविटी को उन्होंने करा, दे डोंट नो, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या वो करके आए हैं या फिर क्या चीजें हुई हैं। डिफिकल्टी टू अराउजिंग, उस स्लीप वॉकिंग के टाइम पे स्लीप वॉकर को उठाना बहुत ही मुश्किल है कि अगर बच्चा चल के जा रहा है और हमने रास्ते में मतलब कि पकड़ लिया फिर कुछ कर दिया, उठाने की कोशिश करें तो वो उठते नहीं है। और उस टाइम पे जब भी स्लीप ऐसे अटैक पड़ रहे हैं, बच्चे के अंदर एपिसोड दिख रहे हैं, तो उन्हें जगाना भी नहीं है। उस टाइम पे क्या करना है, उनके हाथ को धीरे से पकड़ना, वापस लाके बेड पे रख, मतलब कि उन्हें बिठाना है, उनके साथ में रहना। अगर या फिर वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर भी रहे हैं तो उनके आसपास रहना है। उस टाइम ड्यूरेशन में, एपिसोड के टाइम पे हमें उन्हें उठाने की कोशिश नहीं करनी है। नेक्स्ट मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इंश्योर द सेफ्टी, रिमूव द हैजार्डस एंड द सिक्योर द एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि जब भी बच्चा ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, नींद से सोते हुए उठ के कुछ काम कर रहा है, तो आसपास का चीजें, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट ना हो या फिर कोई ऐसी पेनिट्रेट वाली चीजें ना हो जो उनकी हेल्थ पे मतलब कि मतलब इंजरी को कॉज करें, या फिर जो भी डोर है, विंडोज है, उन्हें लॉक करके रखना है। Establish a regular sleep schedule, encourage the consistent sleep habit. स्लीप हैबिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर बच्चा प्रॉपर उठ रहा है, टाइम पे जल्दी टाइम पे सो रहा है, तो स्लीप डिसऑर्डर को हम इस तरीके से ट्रीट भी कर सकते हैं। स्ट्रेस को
रिड्यूस करना है सारी ही कंडीशन में, स्लीप वॉकिंग में, स्लीप डिसऑर्डर में कॉमन है, जो भी स्ट्रेस एंजाइटी की कंडीशन है उसको रिड्यूस करेंगे। अवॉइड कर देंगे ट्रिगर फैक्टर को, जिस वजह से स्लीप डिसऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, मेडिकेशन की वजह से, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की वजह से या फिर किसी सिचुएशन की वजह से, तो उन ट्रिगर फैक्टर को हमें मतलब कि हटाना है या फिर इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग को क्या कहते हैं बेटा? सोमनीक्वी। सोमनीक्वी में क्या होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, उसमें वॉक कर रहा था, इसमें टॉक करते हैं, मतलब सोते सोते समय में कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। और इस टाइम पर भी, इसमें भी, इस कंडीशन में भी सेम यही होता है कि बच्चे को नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला, और जो भी वो टॉक कर रहे होते हैं वो एकदम से इररेलेवेंट होती है, उसका कोई भी सेंस नहीं होता, यूजलेस होती है, पर्पस नहीं होता उसका। होता है ऐसा भी है, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो डे टाइम में उन्होंने कुछ कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करी जिससे बहुत ज्यादा वो इंगेज रहे, तो रात में सोते हुए टाइम पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो वाला जो भी उन्होंने टॉक करी है अपने मतलब कि फ्रेंड्स के साथ में या फिर कहीं पर भी, तो वो सारी चीजें रात में सोते हुए टाइम पे वो बोलते हैं या फिर बड़बड़ाते हैं इस तरीके से। Sleep talking, also known as the somniloquy, is a sleep disorder characterized by the sleep talking during the sleep without being aware of it. They don't know, people क्या होते हैं, aware नहीं होते सिचुएशन से कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या चीजें उनके साथ में हो रही हैं इस टाइम पे। स्लो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस क्या है। स्लीप डेप्रिविएशन, लैक ऑफ द स्लीप एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप। अगर स्लीप अच्छा नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न नहीं सही है, तो हो सकता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी कॉज करेगी स्लीप डिसऑर्डर को। स्लीप डिसऑर्डर से हैं जैसे कि स्लीप एपनिया है कि बच्चा सोते हुए टाइम पे सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से, इंसोम्निया है, एब्सेंस ऑफ द स्लीप, अच्छे से नींद नहीं आ रही है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक मतलब की हिस्ट्री है कि फैमिली में पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम है कि सोते हुए टाइम पे वो बोलते हैं, तो बच्चे के अंदर भी मोस्ट ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कंडीशन दिखे। ये लेस हार्मफुल होता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्टेन मेडिकेशन हो सकते हैं जो ट्रिगर करते हैं स्लीप टॉकिंग को। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स इसके क्या है। अनअवेयर कंजर्वेशन, मतलब साइंस सिम्टम में क्या दिखेगा, जो भी बच्चे ने बातचीत करी है सोते हुए टाइम पीरियड पे, उन्हें याद ही नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या बोला, क्या एक्चुअल में उन्होंने बात करी। स्लीप टॉकर्स ऑफन हैव नो मेमोरी ऑफ द कन्वर्सेशन, दे डोंट हैव द मेमोरी ऑफ द कन्वर्सेशन, जो भी उन्होंने कन्वर्सेशन करी उसके रिगार्डिंग। वैरायटी ऑफ द साउंड, जब भी वो सो रहे होंगे और बात कर रहे होंगे टाइम पे अलग अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्मल पिच पे नहीं होता, ये याद रखिएगा। स्लीप टॉकर में मेक अ वेरियस साउंड फ्रॉम अ सिंपल नॉइज टू द कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन। हो सकता है कि धीरे धीरे से वो बोल रहे हो, धीरे धीरे से वो बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में रीच कर जाए या फिर चेंज हो जाए। ऑफन नॉन सेंसिबल, जो भी मतलब कि टॉक होती है, जो भी बातचीत होती है, इसका कोई भी सेंस नहीं होता, पर्पसलेस होती है। एंड द स्लीप टॉकिंग में नॉट मेक सेंस टू बी रिलेटेड टू द सराउंडिंग, रिलायबल नहीं होंगी सराउंडिंग एरिया से। आप जो भी बातचीत कर रहे हैं, आप सोचें कि हम कोई भी इनके मतलब कि नहीं सीक्रेट्स हम रिवील करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इररेलेवेंट चीजों को ही ये बोल रहे होते हैं सोते हुए टाइम पे। नेक्स्ट कंडीशन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, इंप्रूव करना है स्लीप हैबिट को। सबसे ज्यादा हम स्लीप कंडीशन को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, स्लीपिंग पैटर्न को इंप्रूव करके। अगर उनकी डाइट अच्छी है, उनकी हेल्थ अच्छी है, अच्छे से टाइम पे सो रहे हैं, अच्छे से टाइम पर उठ रहे हैं, ना ज्यादा देर से सो रहे हैं ना ज्यादा देर से उठ रहे हैं, तो बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रहेगा, तो जो भी स्लीप डिसऑर्डर है उनको ट्रीट कर सकते हैं। रिड्यूस करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी को, ऐसी चीजें जो बच्चे के अंदर स्ट्रेस को एंजाइटी को लीड कर रहे हैं, डे टाइम में शेड्यूल उनका अच्छा नहीं है, कुछ खराब चीजें उनके साथ में हो रही हैं, जो भी डिस्टर्बेंस की चीजें उनको आइडेंटिफाई करना है, बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करना है। सोने से पहले मदर को बच्चे से बात करनी है, कुछ कुछ अच्छी स्टोरी सी बता के, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के बच्चे को सुलाना है, जिसके उनके जो माइंड है, जो मेंटल स्टेटस है वो अच्छा रहे, काम रहे, और सोते हुए टाइम पे फिर ऐसी चीजें नहीं हैपन होती हैं। इनकेज इन द स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटी, रिलैक्सेशन टेक्निक में बच्चे को इंक्लूड करेंगे, और एक्सरसाइज के लिए बच्चे को मोटिवेट करेंगे। मेडिटेशन करवा सकते हैं, मैंने पहले बताया, प्रेयर वगैरह करवा के बच्चे को सुलाने के लिए बोलेंगे। Address the underlying issues. If sleep talking persistence, consult a healthcare professional to rule out underlying the sleep disorder or the other condition. Mainly अगर ये बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू हो रहा है, परसिस्टेंट है, कंटिन्यूस वे में बहुत ज्यादा बच्चा बात कर रहा है सोते हुए टाइम पे, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तब फिजिशियन के पास में हमें बच्चे को लेकर जाना है, कंसल्ट करना है मतलब पीडियाट्रिशियन के साथ में कि क्या प्रॉब्लम है, कि बच्चा इस तरीके से क्यों कर रहा है, कि मेंटल फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, इसका बेटर
वे में प्रॉम्प्ट डिसीजन को मेक करते हुए हम बच्चे को डील कर सकते हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है स्लीप डिसऑर्डर के अंदर इंसोम्निया। इंसोम्निया बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सबने ऐसा साइन और सिम्टम में पढ़ा होगा। अब इस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भी कैसा है बेटे, कॉमन स्लीप डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टी falling asleep, staying asleep or getting quality sleep despite adequate opportunity to do so। बच्चा क्या है, इसमें सो नहीं पाता। बड़ों के अंदर भी ये इंसोम्निया जैसे कंडीशन तो कॉमन होते हैं। होता क्या है कि बच्चे के अंदर एक एबिलिटी नहीं होती, इस वजह से वो सो पाए। डिफिकल्टी होती है उन्हें गहरी नींद में सोने के लिए, अगर वो सो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी से उठ जाएंगे। एपिसोड्स आते हैं, अटैक पड़ते हैं कि पूरी रात वो अच्छे से नहीं सो सकते। अगर सो गए तो रात भर जाग रहे हैं, फिर सुबह के टाइम पे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई तो स्लीपिंग पैटर्न एकदम से डिस्टर्ब रहता है। स्टेइंग अस्लीप, पूरी रात जागे हुए रहते हैं। गेटिंग क्वालिटी, और इनएबिलिटी होती है कि वो अच्छे से प्रॉपर नींद उनको नहीं आती। ऐसा होता क्यों है, अगेन स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर कोई भी बहुत ही डिप्रेशन में है पेशेंट, प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, स्ट्रेस का एनवायरनमेंट है, जिस वजह से जो इंसोम्निया है वो अराइज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से होगा। पुअर स्लीप हैबिट है, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि उनका स्लीप का, नींद का कोई शेड्यूल ही नहीं है। ऐसे कि कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है तो डे टाइम में उन्हें नींद ही नहीं आ रही, रात में बहुत नींद आ रही है पर वो सो नहीं सकते क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या, अब नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद जैसे ही वो डे शिफ्ट में आएंगे तब उन्हें फिर रात में नींद नहीं आते। तो ऐसे कुछ कंडीशन है जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंसोम्निया के लिए। मेडिकल कंडीशन भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, फीवर है, पेन में है पेशेंट, तो जिस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बच्चा ना सोए या फिर उनको नींद ना आए। मेडिकेशंस होते हैं जो ट्रिगर करते हैं स्लीपिंग पैटर्न को, इम्पेयर कर देते हैं, इसकी वजह से नींद उड़ जाती है। एग्जाम्स के टाइम पे भी क्या होता है कि नींद हमारी उड़ जाती है। अगर कल हमारा एग्जाम है तो ऐसा भी होता है, कई बार एक्साइटमेंट की वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो भी ऐसा हो सकता है। क्या सिम्टम्स दिखेंगे, डिफिकल्टी फेलिंग असलीप, बच्चे को सोने के लिए, गहरी नींद में जाने के लिए डिफिकल्टी होगी, बहुत टाइम लगेगा उन्हें सोने के लिए, वो कोशिश करेंगे किस तरीके से हम सो जाएं। अच्छा, कॉजिंग फैक्टर ये भी हो सकता है कि सोने से पहले अगर कुछ उन्होंने ऐसे सब्सटेंस को कंज्यूम करा, से कॉफी वगैरह ले लिया है, चाय वगैरह ले लिया है, तो इससे क्या होता है, नींद उड़ जाती है। या फिर सोते हुए टाइम पे वो बहुत ज्यादा फोन का यूज कर रहे हैं तो जो लाइट बेस पड़ते हैं इसकी वजह से भी जो ब्रेन है उसको सिग्नल मिलता रहता है कि अभी क्या है, डे टाइम है और नहीं सोना है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसको, स्लीप डिसऑर्डर को या फिर इंसोम्निया को भी। डिफिकल्टी होगी बच्चे को गहरी नींद में सोने के लिए, टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू फॉल अस्लीप, जैसे कि मैंने बताया बहुत लंबा समय लगेगा उन्हें गहरी नींद में जाने के लिए। वेकिंग अप फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी अगर सो भी जाएंगे तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मतलब प्रॉपर एक नींद नहीं लेंगे कि आप सोचो कि मतलब कि पूरी रात 7-8 घंटे के लिए आराम से सो जाए। 1-2 घंटे के लिए सोएंगे फिर उठ जाएंगे, फिर बहुत कोशिश करेंगे सोने के लिए, फिर उसके बाद में फिर उन्हें नींद आती है। वॉकिंग अप टू अर्ली, वेकिंग अप टू अर्ली मतलब बहुत जल्दी वेकअप हो जाते हैं, अर्लियर देन द डिजायर्ड डे टाइम फटीग, और फिर जब भी बच्चा रात में नहीं अच्छे से सोएगा तो डे टाइम का उनका शेड्यूल एकदम से खराब हो जाता है। टायर्ड फील करेंगे, गॉकिंग फील करेंगे, लैकिंग एनर्जी ड्यूरिंग द डे, एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने अच्छे से रेस्ट नहीं करा, स्लीप नहीं मिली, मेंटल फंक्शनिंग भी इम्पेयर्ड रहेगी, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, एंगर में रहेंगे और किसी भी काम को, एक्टिविटी में एंगेज करना नहीं मांगेंगे क्योंकि वो क्या है, उनका फंक्शन एकदम से इम्पेयर्ड हो गया है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है, प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है। हर एक बॉडी भी क्या, उन्हें भी रेस्ट चाहिए, नींद चाहिए एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो अगर अच्छे से स्लीप नहीं लेंगे और एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो बॉडी सपोर्ट नहीं करती अदर काम करने के लिए। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंसोम्निया हम क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश करेंगे कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल को, गो टू द बेड एंड वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे। हमें स्लीप शेड्यूल को मतलब नॉर्मलाइज करना है कि कुछ भी हो, अगर एक टाइम बनाया है कि 10 बजे हमें सो जाना है तो बिल्कुल ऐसा ही करना है कि 10 बजे सो जाना है, सुबह 6 बजे या फिर 5 बजे आपको उठना है। सोने से पहले अच्छे से टाइम पे हमें मील को इंटेक करना है, डिनर को करना है, देन उसके बाद में हम वॉक करेंगे, वॉक करने के बाद में कुछ अच्छा सा सुना, हम द सॉन्ग थेरेपी ली या फिर कुछ भी ऐसा करा, म्यूजिक थेरेपी ली, और अगर मम्मा से बात करनी है या फिर किसी से बात करनी है तो उसको करा। देन करने के बाद में क्या करना है, बिना फोन को यूज करे हुए सो जाना है। क्रिएट अ स्लीप कंड्यूसिव एनवायरमेंट, मेक द बेडरूम डार्क, क्वाइट एंड द कूल। ठंडा एनवायरनमेंट बनाएंगे, डार्क लाइट्स को ऑफ कर देंगे, एकदम ऐसा है कि जैसे जो भी नींद है वो इनहेंस हो जाए। इसी के साथ में काम म्यूजिक एनवायरनमेंट भी हम मेकअप कर सकते हैं।
अवॉइड द स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी बिफोर द बेड टाइम। अगर आप सोने जा रहे हो तो एकदम से स्ट्रेट 5 से 10 मिनट के लिए लेट जाइए। उनको एजुकेट करेंगे बच्चे को कि बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी ना करें, बॉडी का कोई भी पार्ट मूव ना करें। और जैसे ही बच्चा ऐसा करता है तो थोड़े टाइम के बाद में 5 से 10-15 मिनट के बाद में नींद आ जाती है। तो बॉडी मूवमेंट को इग्नोर करेंगे, अवॉइड। इसी के साथ में कॉफी वगैरह को, इलेक्ट्रॉनिक्स को एंड इंटेंसिव एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे बेड टाइम से पहले। प्रैक्टिस करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि ट्राई सच एज द डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, काम द माइंड एंड द बॉडी। क्या करेंगे, माइंड को काम करेंगे। इसके लिए हमें मेडिटेशन करना है, म्यूजिक थेरेपी लेनी है, जिससे हम शांत रहें और अच्छे से हमारा माइंड काम रहे। और जब हम सोने के टाइम पे जाएं तो एकदम रिलैक्स आराम से हमें नींद आ जाए। मसाज कर सकते हैं, अगर कोई पेन है तो उसको रिलीव करना है। पेन की भी वजह से कभी कभार क्या होता है, नींद नहीं आती। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाइपरसोम्निया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत नींद आती है, मतलब कह सकते हैं स्लीप अटैक्स पड़ते हैं। मेरे जब भी मैं बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी तो उस टाइम पे मेरी क्लास में कुछ बच्चे थे जिनके साथ में ये वाला कंडीशन था। मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम मिला और उन्हें बैठे बैठे बेंच पे बैठे बैठे स्लीप अटैक आ रहे हैं, आराम से वो सो जा रहे हैं। तो कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं हाइपरसोम्निया के, ऑल्सो नोन एज एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। बहुत ज्यादा दिन के टाइम पे लोग क्या करते हैं, स्लीपीनेस से फील करते हैं। द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव स्लीपनेस और एन एक्सेसिव नीड फॉर द स्लीप। मतलब बॉडी में ऐसा ही रिक्वायरमेंट रहेगा कि सोना है, कुछ भी काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम फ्री मिला और बस आंखें बंद हो गई, सो रहे हैं। टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते क्या हुआ, आंखें बंद हो गई, फिर नींद आ गई। कुछ कर रहे हैं, मतलब सो के उठे हुए 5-10 मिनट के बाद अगर कोई सोने को कह दे तो आप फिर से वो सो जाएंगे। तो स्लीपिंग अटैक होते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, कुछ डिजीज कंडीशन होते हैं जो स्लीप अटैक को कॉज करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्लीप आती है, तो ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर है कंडीशन लाइक द स्लीप एप्निया, नेक्रोलैप्सी और द इंसोम्निया। मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है सच एज द हाइपोथायरॉइडिज्म है, या फिर एनीमिया। एनीमिक की स्टेट में क्या होता है, बॉडी में एनर्जी नहीं होती, तो एकदम लेथार्जिक बॉडी फील करता है। ऐसा लगता है कि पूरे टाइम क्या करें, बस सोते रहें और कोई भी काम ना करें। या फिर कोई कंडीशन हो सकती है मलेरिया, डेंगू, या फिर बॉडी अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, फीवर में है बॉडी, तो तभी क्या है, ज्यादा नींद आती है। कुछ मेडिकेशन होते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक्सेसिव स्लीपनेस को। लाइफ स्टाइल पैटर्न हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं रेगुलर, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल, लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी और द पुअर डाइट। अगर बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, अच्छे से टाइम पे सो नहीं रहा है, स्लीप शेड्यूल इम्पेयर्ड है, तब भी स्लीप डिसऑर्डर या फिर हाइपरसोम्निया जैसे कंडीशन होते हैं। सिम्टम्स में क्या दिखेगा, जैसा कि आपको पता है स्लीप अटैक दिखेगा, प्रोलॉन्ग्ड नाइट टाइम स्लीप, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए रात में पूरी रात सोए हैं तब भी क्या है, डे टाइम पे नींद आ रही है। डिफिकल्टी स्टेइंग अवेक, कोई भी चीज को करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, स्लीप अटैक आ रहा है, सोने का मन कर रहा है। इम्पेयर द कॉग्निटिव फंक्शन, जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी बेटा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लोग क्या करते हैं, अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाएंगे उस पर्टिकुलर काम को लेकर। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही टायर्ड, ड्राउजीनेस फील करते हैं डे टाइम में। स्लीप मोर देन यूजुअल एट द नाइट, डे टाइम के कंपैरिजन, नाइट टाइम के कंपैरिजन में डे टाइम में नींद बहुत ज्यादा आती है। स्ट्रगलिंग टू स्टे अवे ड्यूरिंग द डेली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी के टाइम में लोगों को क्या है, अवेक रहने में प्रॉब्लम रहती है और कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे वो अटेंशन नहीं दे पाते, ध्यान नहीं दे पाते। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एस्टैब्लिश अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, गो टू द बेड, वेकअप एट द सेम टाइम। कोशिश करना है जब भी स्लीप अटैक आना है, अपने फेस को वॉश करना है, अपने आप को इंगेज रखना है, ऐसे बाहर जाना है कि जिससे क्या करना है, नींद ना आए, ऐसी एक्टिविटी में इंगेज करना है। Improve the sleep quality, create a sleep conducive environment and avoid the stimulating activity before the bed time। अच्छा, अगर हमें स्लीप को इम्प्रूव करना है नाइट टाइम पे, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इंसोम्निया में, वही कंडीशंस को हमें अप्लाई करना है, वही मैनेजमेंट को लेना है कि अपने सराउंडिंग में सोते हुए टाइम पे अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाना है, काम बनाना है, डार्क रखना है कि जिससे जल्दी से नींद आ जाए, और रात टाइम पे पूरी नींद लेनी है, जिससे डे टाइम पे हमें लेजीनेस सा, ड्राउजी सा या फिर ऐसा फील ना हो कि हमारी बॉडी लेथार्जी फील कर रही है और सोना है। इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, इंगेज अ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी टू बूस्ट एनर्जी लेवल। एक्सरसाइज करते रहेंगे रेगुलर वे में, जिससे बॉडी एक्टिव रहे, मसल एकदम से स्ट्रेच रहे, जिसकी वजह से नींद ना, एकदम एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो नींद उड़ जाती है।
Seek the medical attention if hypersomnia persistent, consider healthcare profession to rule out the underlying medical condition। अगर ये बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए चल रहा है तब जैसे कि इंसोम्निया में था, हाइपरसोम्निया में भी क्या करना है, फिजिशियन से कंसल्ट लेना है। मेरे लिए होता कि कोई भी कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को कोई भी मतलब कि जॉइंडिस है, एनीमिया है, तब उस टाइम पे ये कंडीशन हाइपरसोम्निया की सबसे ज्यादा ट्रिगर होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्लीप डिसऑर्डर। हमने क्या क्या पढ़ा था, स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, नाइटमेयर्स, नाइट टेरर, हाइपरसोम्निया एंड द इंसोम्निया। सारी ही कंडीशन को हमने डिटेल में देखा। सारी कंडीशन बहुत छोटे छोटे से, अगर स्लीप डिसऑर्डर आता है तो सारी ही कंडीशन को आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। और बेसिकली होता है कि 2 मार्क्स में ये वाले कंडीशन एक नाम के साथ में नाइट मेयर्स या फिर नाइट टेरर ऐसे करके आपसे कंडीशन डायरेक्ट पूछे भी जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने कुछ भी लर्न करा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी के साथ में अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू क्लास।